चलिए बच्चों, बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले ये एक बात समझो कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है, आवश्यक शर्त है, वो ये है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होना चाहिए। जब तक आपस में कोलिजन नहीं होगा, जब तक वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे नहीं, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलरिटी का इससे क्या रिलेशन है? तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर रिप्रेजेंटिंग ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज colliding together simultaneously for the formation of product। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो एक साथ टकरा रहे हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, उनका नंबर कहलाता है बेटा मॉलिक्यूलरिटी। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या it is the minimum number of reacting particles, molecules, atoms or ions that collide in a rate determining step to form product। मतलब that are colliding together to form the product। completely theoretical concept है। molecularity of a complete reaction has no significance। द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए या कंप्लीट रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। एंड ओवरऑल काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब पूरे रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो रेट लॉ से आता है। और रेट लॉ किससे लिखा जाता है? रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखा जाता है। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे किसने बताया था? वॉन टॉफ ने बताया था। बेटा अभी समझाऊंगा, पिक्चर क्लियर होगी आगे। अगर अभी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज हैव पेशेंस। जैसे मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, NH4NO2 का डिकम्पोजिशन जो मुझे नाइट्रोजन दे रहा है, वाटर दे रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब एलिमेंट्री है। NO प्लस O3 गिव्स अस NO2O2। ये रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर है क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, इसमें दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रिएक्शन ट्राइमॉलिक्यूलर है। दो रिएक्टेंट्स मतलब दो मॉलिक्यूल NO के और एक मॉलिक्यूल O2 का, तो ट्राइमॉलिक्यूलर होगी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कांट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। स्वाभाविक सी बात है, हमने बोला था मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कोलाइडिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो बेटा जीरो पार्टिकल्स तो कोलाइड नहीं कर सकते ना, नेगेटिव पार्टिकल्स तो कोलाइड नहीं कर सकते ना। फ्रैक्शनल, हमें डाल्टन ने बोला है कि जब भी एटम मॉलिक्यूल्स या आयन कंबाइन होंगे, उन्हें हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनली भी दे कांट कंबाइन, फ्रैक्शनली भी दे कांट कोलाइड। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। और किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल म्यूचुअली कोलाइड नहीं कर सकते। एक साथ ये 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, समझते जाना। यहां भी आपने कहा सर कोलिजन करवा दो, आपने बोला सर यहां भी कोलिजन करवा दो, आपने बोला सर ये कोलिजन भी करवा दो। मैंने कहा ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, एक बार में या तो ये तीनों एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, या तो ये तीनों एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, या तो ये तीनों एक साथ कोलाइड हो रहे हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एटम इनके ऊपर कोलाइड करे। सर ऐसा भी तो हो सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। आपने बहुत सही सोचा कि भाई ये भी तो सर एक साथ हो रहे हैं, 4 एक साथ हो सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन हमने बोला मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो 4 एक साथ हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं।
तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मिनिमम 3 ऐसे हो सकते हैं जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए हमने कहा कि मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए 3 से ज्यादा नहीं होती है। अब आ गए हम ऑर्डर पर। ऑर्डर क्या होता है? तो बेटा हमने रेट लॉ लिखा था। रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पार्स हैं, उन पार्स का सम हमें क्या देता है? हमें ऑर्डर देता है। एंड दिस ऑर्डर इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसे हम रेट लॉ से डिड्यूस करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? रेट लॉ से। और रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। That's why order of the reaction is also completely experimental. Order of the reaction is defined as the number of atoms or molecules whose concentration change during the chemical reaction. Yeah. The total number of molecules or atoms whose concentration determine the rate of the reaction is known as order of the reaction. जैसे सपोज मेरे पास ये एक रिएक्शन है, XA plus BV gives us product. तो बाय द रेट लॉ में क्या लिखूंगा? R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, concentration of A to the power X, B to the power Y. देन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? N से। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N विल बी द सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट X एंड सम ऑफ दिस एक्सपोनेंट Y. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन N इज इक्वल टू X plus Y, where X and Y are the orders with respect to the individual reactant. मतलब X is the order with respect to A, Y is the order with respect to B. X किसके रेस्पेक्ट में है? X A के रेस्पेक्ट में है, और Y किसके रेस्पेक्ट में है? B के। और ओवरऑल ऑर्डर क्या है? वो है X plus Y. पार्शियल ऑर्डर्स क्या है? X and Y. X is the order of the reaction with respect to A, Y is the order of the reaction with respect to B, यानी कि partial orders. An order of the reaction may be 0, negative, positive और fractional, 3 से ज्यादा भी। 3 से ज्यादा भी मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ये 0 हो सकता है, ये 3 से ज़्यादा हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी होगी वो ये, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन overall order of the reaction can never be negative. किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। हां, पार्शियल ऑर्डर्स कैन बी नेगेटिव। मतलब किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब मैं सम करूंगा और रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालूंगा ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो मॉलिक्यूलरिटी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब सिंपल जो रिएक्शन दिख रही है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0, फ्रैक्शनल 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर ही होती है। ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप का मैकेनिज्म बता रही है, जबकि ऑर्डर हमेशा ओवरऑल रिएक्शन का होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनके लिए हमें ऑर्डर दिख तो रहा है कुछ और,
लेकिन वास्तव में कुछ और होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम स्यूडो रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मेरे पास ये एक रिएक्शन है बेटा, RCl plus H2O gives us ROH plus HCl। तो we have two reactants ना, one is RCl and one is H2O। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब इसका रेट लॉ क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू K द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। हमें पता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, तो मुझे पता है RCl पर पावर 1 है, H2O पर पावर 1 है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज 1 + 1 इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड ऑर्डर 2 है, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए 2। अब क्या हुआ जी, लेकिन इसका रेट तो है R इज इक्वल टू RCl। मतलब वो जो मैंने लिखा था यहां, ये था मेरे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। वो हम कैसे भी लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप में, लेकिन ये था मेरे पास रेट लॉ। क्योंकि रेट लॉ ओवरऑल रिएक्शन को डिफाइन करता है। किसके लिए होता है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए। और लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लिखते हैं वो किसके लिए होता है, वो हर स्टेप का इंडिविजुअल होता है, सेपरेट होता है। तो इसका एक्चुअल ऑर्डर कितना है, 1। अब बोलो सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि वाटर जो था वो उस रिएक्शन में प्रेजेंट था। सर वाटर के प्रेजेंट होने से क्या हुआ, तो मैंने कहा यार वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर किसी रिएक्शन में वाटर है तो निश्चित रूप से वो सॉल्वेंट होगा, और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है। तो वाटर था एक्सिस में, इसीलिए इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है। इसीलिए रिएक्शन जो मुझे दिख रही थी ऑर्डर 2 की, उसका वास्तव का ऑर्डर क्या था, 1। इसलिए मैं उसे क्या कहूंगा, स्यूडो रिएक्शन कहूंगा। स्यूडो मतलब जो मैंने लिखा था इस रिएक्शन में, ध्यान से देख लेना बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो इस रिएक्शन में जो लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने लिखा था वो था R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वाटर हमेशा एक्सेस रिएजेंट होता है। या किसी भी रिएक्शन में वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, वो कभी भी रिएक्शन के रेट को जस्टिफाई नहीं करेगा। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो मेरे पास आ गया R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl ओनली। तो लग रहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, लेकिन इसका एक्चुअल ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1। तो ये हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही बेटा जब मैं एस्टर के हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं, तो यहां पर भी मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कायदे से मुझे जो लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन वास्तव में क्या लिखा मैंने, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। Those reaction which may have order of the reaction as 1 while molecularity of the reaction 2 or more than 2 are as follows। देखो रिएक्शन मुझे दिख कितने की रही है, 2 की, क्योंकि मेरे पास कितने मोल रिएक्टेंट्स हैं, मेरे पास 2 मोल रिएक्टेंट्स हैं। तो दिख रही है मुझे 2 मोल की, लेकिन वास्तव में इसका ऑर्डर क्या है, 1, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2। इसको देखिए, मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की मुझे कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या है, 1, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। इस रिएक्शन को देखिए, मॉलिक्यूलरिटी मुझे कितनी दिख रही है इसकी,
दो, लेकिन ऑर्डर कितना है इसका? एक। सर मॉलिक्यूलरिटी दो कैसे दिख रही है कि बेटा एक मोल ये और एक मोल ये, लेकिन वास्तविकता में ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये CH3 होल थ्राइस CCl पर डिपेंड कर रहा है। इस रिएक्शन को देखो, H2O2 का डिकम्पोजिशन 2 मोल है तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन एक्चुअली इसका ऑर्डर कितना है? 1। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, और एग्जाम्पल से पहले मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं जो रेट और ऑर्डर पर डिपेंड करता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इफ rate if concentration of reactant becomes m times rate of reaction becomes m to the power n times, where n is the overall order of the reaction, या n is the order of the reaction. N is the order of the reaction. This is again the most important point. चलिए, फॉर अ रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड। ये मुझे दे रखा है क्या कि कोई रिएक्शन है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता है A और B है, तो मैं लिख लूँगा R इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मुझे नहीं पता है कि क्या ऑर्डर है, टू द पावर X, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। क्या करें साहब? इसने मुझे क्या दे रखा है? A का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, B का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और उनका रेट दे रखा है। सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा रिएक्शन का रेट। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। R यानी कि 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू K, A मतलब 0.1 टू द पावर X और 0.1 टू द पावर Y, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज ऑल्सो 0.1। फिर क्या लिखूंगा बेटे? लिखूंगा 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू K 0.3 टू द पावर X और 0.2 टू द पावर Y। तीसरी इक्वेशन बनाऊंगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.3 टू द पावर X और 0.4 टू द पावर Y। आखिरी बनेगी 2.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर X इंटू 0.1 टू द पावर Y विद रेट कांस्टेंट K। अब ये चार इक्वेशन बना ली हैं। इन चार इक्वेशंस को बनाने के बाद हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो बेटा हमने बना ली इसकी चार इक्वेशंस, है ना, क्योंकि हमने रिएक्शन को मान लिया है कि R इज इक्वल टू A टू द पावर X और B टू द पावर Y, मतलब X A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है और B Y के में। तो हमसे क्या कह रहा है इस इक्वेशन को बनाने के बाद? वो हमसे कह रहा है कि बताओ करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जो चार इक्वेशंस मैंने बनाई है ना बेटा, इन चार इक्वेशंस से मैं क्या करूंगा?
रेट लॉ निकालूंगा। तो 4 इक्वेशंस मैंने क्या क्या बनाई हैं, क्वेश्चन बड़ा लेंदी है और बार बार हमें इक्वेशन देखनी पड़ेगी। 6 इंटू 10⁻³ .1.1, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.1 x और 0.1 y। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 7.2 इंटू 10⁻² .3.2। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2। -1.3.4। और लास्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, अब मैं क्या करूं, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है इन 4 इक्वेशंस में से। तो क्या करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम किन्हीं 2 इक्वेशंस का उपयोग करते हैं। और उन 2 इक्वेशंस का उपयोग हम कैसे करें कि हम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दें। फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर रहे हैं। 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 24 इंटू 10⁻³ यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 2.4 इंटू 10⁻², तो इसे मैंने लिख दिया 24 इंटू 10⁻³। इससे एक बार में कैलकुलेशन हो जाएगा। इज इक्वल टू k से k तो कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आया 1/4 x और 1 तो किसी भी एक्सपोनेंट बेस पर, मतलब 1 पर पार कुछ भी होगी वो 1 ही होगा, मतलब ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 1/4, 6 and 6 हो जा 20, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 x। तो बेटा 1/4 पर पार क्या हो जाए कि उसकी वैल्यू 1/4 आ जाए, तो सर हाँ x की वैल्यू 1 हो गई। तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा मेरे पास 1। तो ये मेरे पास कब आया, 1/3 कर 4 करने पर। अब क्या करें जी, अब सर क्यों ना हम 2 इक्वेशन फिर से लेनी है, y की वैल्यू निकालनी है। सर अब आप 2 और 3 ले लो। तो अब मैंने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। 2/3 किया तो मेरे पास आया 72 इंटू 10⁻³ अपॉन 288 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लिया। देखिए 0.3 से 0.3 कैंसिल हो गया, मतलब 1, और ये आ गया 2/4 यानी कि 1/2 टू द पावर y। तो ये आ गया बेटा 1/2 टू द पावर y। अब आप देखिए ये आ गया 1 और ये आ गया 4, ये है कैंसिल। तो मेरे पास फिर से क्या आ गया, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर y। तो बेटा y की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी मुझे क्या दिख रही है सर, y की वैल्यू 2 दिख रही है। ये हो गई बेटा y की वैल्यू। तो अब बेटा मैंने जो रेट लॉ लिखा था वो क्या लिखा था, मैंने रेट लॉ लिखा था R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y।
तो उसने मुझसे क्या पूछा था कि करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, तो मैंने x और y के वैल्यूज निकाले थे। r इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 1 आई थी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास, सॉरी y की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो ये मेरे पास बेटा रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। अब देखें क्या ऐसा कोई विकल्प था क्या हमारे पास, a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, सो हियर इज योर ऑप्शन। अब आपको लगेगा क्वेश्चन लेंदी है, हाँ बेटा लेंदी तो है, लेंदी तो है, लेकिन आसान है। इक्वेशंस को हम बड़े आराम से अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि किन किन इक्वेशंस को लेने पर कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो सकता है। मतलब यू हैव टू मेक क्वेश्चन सिंपल, बाकी प्रोसेस वही है, हमें एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने। अब वो बोल रहा है रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ए गिव्स अस बी इंक्रीजेस बाय 100 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 10 फोल्ड्स। 10 फोल्ड्स का मतलब होता है 10 टाइम्स। कितना होता है 10 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, बेटा अभी अभी ना मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन becomes m to the power n times when concentration of reactant becomes m टाइम्स। अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को m टाइम्स बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो हो जाती है वो m टू द पावर n टाइम्स हो जाती है। यहां पर n रिएक्शन का ऑर्डर है, मतलब मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू m टू द पावर n। अब बोला रेट कितने टाइम हो जाती है जी, 100 टाइम्स हो जाती है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 100। कब, जब हम 10 गुना बढ़ाते हैं, मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, देखो आप लिख सकते हो 100 को 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 10 टू द पावर n, तो आप देख रहे हो n इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया वो कितना आ गया 2। तो हियर इट इज योर आंसर।